बोर्ड एग्जाम्स के शुरू होने में अब 2 महीने ही रह गए हैं। आज है तारीख, 2 महीने बाद यूपी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आपका स्कीम आ चुका है एग्ज़ाम का और उसमें 24 तारीख डेट आ चुकी है, 24 फरवरी। तो इस लास्ट मोमेंट पे कौन सी वो गलतियां ना करें जिससे आपका टारगेट स्कोर कम ना हो, जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा आए, कम ना होने पाए, या उतना ही आए लेकिन कम तो ना होने पाए। तो आज बात करेंगे इन गलतियों पर, कुछ ऐसी गलतियां जो जनरली स्टूडेंट कर देते हैं लास्ट मोमेंट पर, इसलिए उनका टारगेट स्कोर कम हो जाता है। और इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम तक ये काम आने वाला है आपका टारगेट स्कोर अचीव करने में। चलिए जानते हैं कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं जिससे हमारा स्कोर कम हो जाता है, या फिर क्या क्या हमें करना चाहिए। पहली गलती ये है कि आपका अगर सिलेबस पूरा नहीं है तो कोशिश करिए, अभी भी 2 महीने हैं, सिलेबस पूरा हो जाए। क्योंकि सिलेबस पूरा रहता है ना, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ सिलेबस तो सारा ही किया है, तो क्वेश्चन बाहर से आने ही नहीं है, तो उसको कॉन्फिडेंट रहता है। और कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो कोशिश करिए सिलेबस पूरा हो जाए, और अगर नहीं पूरा है तो पूरा करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा पोर्शन अगर रह गया है, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लापरवाही करते हैं शुरुआत में, तो उनका ज़्यादा पोर्शन रह गया है, तो उनको ये सावधानी रखनी है कि अब वो पूरा बहुत ज़्यादा अगर पोर्शन बचा है तो सबको कंप्लीट करने के चक्कर में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ना छोड़ दें। तो सबसे पहले आप कोई अनसॉल्व उठाइए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए कि किन किन टॉपिक्स पे, किस सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक पे क्वेश्चन हर साल बनते हैं या ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, उनको पहले कर डालिए ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे। मैं नहीं कहती कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पूरा सिलेबस आप 100% कंप्लीट करके जाओगे तो ही कर पाओगे, क्योंकि उसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस भी होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, कई बार ऑप्शन होने की वजह से जो नहीं आता उसको छोड़ दे, आता है उसको कर लेंगे, तो इस हिसाब से आपका हो ही जाता है ज़्यादातर। तो कोशिश करिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए और उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको पहले कर डालिए ताकि कम से कम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ना छूटे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे। तो ये दोनों कैटेगरी पे बात हो गई। पहली कैटेगरी जिनका सिलेबस थोड़ा सा बाकी है वो कंप्लीट कर लें, और जिनका ज़्यादा बाकी है वो पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान दें। ये पहला सावधानी आपको रखना है। दूसरा मिस्टेक उन बच्चों के लिए है जो एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। मतलब ये है वो 10 किताबों के चक्कर में दौड़ते हैं, इस बुक से पढ़ लें। मैं किताब का यहाँ राइटर का नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, तो मैं बुक का नाम नहीं ले रही, लेकिन बता रही हूँ अलग अलग राइटर्स के बुक पढ़ने के चक्कर में कई बच्चे रिवीजन कर ही नहीं पाते हैं। इस राइटर का पढ़ लें, फिर ये भी बुक पढ़ लें, वो भी बुक पढ़ लें, इसमें से आ जाए, इस घबराहट में रहने के चक्कर में रिवीजन तो वो करते ही नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है कि आप 10 जगहों से कंटेंट बटोरने के चक्कर में एक जगह का कंटेंट भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो ये सावधानी रखनी है, आपको कोई भी बुक पे भटकना नहीं है। आप सभी जानते हैं आपका एनसीईआरटी अब आ चुका है, आपके यूपी बोर्ड में भी आ चुका है, तो एनसीईआरटी आप लीजिए, एनसीईआरटी को फॉलो करिए, उसी से हर बार क्वेश्चन आता है। और ये मैं लिख के देती हूँ, बाहर का कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है कि कहीं से क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ा देगा, कोई पॉइंट्स नहीं। जितने भी आपके बुक में है एनसीईआरटी में वही आने हैं। 10 किताबों पे भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 बार 10 जगह गड्ढा खोदने से अच्छा है कि एक ही जगह पे ज़्यादा मेहनत किया जाए। यानी 10 किताबों में भटकने से अच्छा है एक ही किताब को कई बार रिवीजन करके पढ़ लिया जाए, ताकि इतना अच्छा से हर टॉपिक आपको आ जाए कि जैसे किताब का हर क्वेश्चन आपके दिमाग में उसकी एक स्क्रीनशॉट बैठ जाए। तो 10 किताबों पर नहीं भटकना, एक किताब को 10 बार पढ़ने का कोशिश करिए। अगर आपको बहुत टाइम है, किताबों पर भटकने का टाइम है, तो 10 किताबों पर भटकने की बजाय एक ही किताब पर 10 बार भटकिए, फिर देखिए आपका रिजल्ट कितना अंतर देगा। इस बात को आप ज़रूर फॉलो करिएगा और इसका रिजल्ट आप एग्ज़ाम के बाद देखिएगा और मुझे बताइएगा भी। अगला अहम मुद्दा है प्रैक्टिकल का। बच्चे प्रैक्टिकल, अब जनवरी में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं, तो जनवरी से जैसे ही प्रैक्टिकल का डेट आएगी बच्चे परेशान होंगे। प्रैक्टिकल के चक्कर में कॉलेज में दिन भर परेशान होंगे, उसमें प्रैक्टिकल लिखना है,
प्रैक्टिकल को लिखने के चक्कर में, वाइवा के चक्कर में बहुत परेशान रहते हैं बच्चे, और इस चक्कर में अपना बाकी का पोर्शन ध्यान ही नहीं दे पाते उतना। जनवरी भर तो यही चलता रहेगा, और जनवरी के बाद सीधे आपको एग्ज़ाम तक प्रैक्टिकल चलता है, तो लगभग आपका एग्ज़ाम ही आ जाएगा। तो एक बात मैं क्लियर करा दूं कि प्रैक्टिकल में कोई बच्चा फेल नहीं होता है, चाहे वो वाइवा में एक भी क्वेश्चन का आंसर ना दिया हो, चाहे उसने एक भी प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई हो, उसको फिर भी 27, 28 या 26, ऐसे 26 से नीचे किसी को नंबर नहीं मिलता। तो आप पूरा टाइम लगा दो, फिर भी आपको वही 28, 29 या हो सकता है 30 में 30 मिल जाए। और अगर आपने एक भी नहीं दिया तो भी आपको 26, 27 मिलना है, तो एक नंबर के लिए अपना इतना कीमती टाइम आप बर्बाद कैसे कर सकते हो। और बाकी जो 70 नंबर का काम आपको खुद करना है एग्ज़ाम में, उसको इग्नोर करके 1-2 नंबर के चक्कर में भटकना कितना नुकसानदेह आपके लिए होगा, सोचिए। 6 नंबर का अगर आप हाई स्कूल में हैं तो 1% बनता है, और आप 1 नंबर के चक्कर में 70 नंबर का पेपर, 100 नंबर का पेपर अपना गंवाने के चक्कर में। इंटर में है तो आप मैथ से हैं तो 2 ही सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल वाला है, बाकी सब्जेक्ट आपको संभालने हैं। 100-100 नंबर जो आपको खुद करने हैं उसको आप हल्के में छोड़ देते हैं प्रैक्टिकल के चक्कर में। तो यहाँ ये ध्यान देना है, प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। और आप अगर सारा सिलेबस किए हैं तो वाइवा में आप सारा आंसर करोगे, और प्रैक्टिकल में 30 में 30 लाना है। अगर आपने साल भर ढंग से पढ़ाई करी है, जो आपका सिलेबस है कंप्लीट किया है, तो वाइवा अगर 15 नंबर का होता है, लोग कहते हैं कि 15 नंबर वाइवा है और 15 नंबर जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसका है, जो आपने फाइल बनाया है, जो लिखा है। कुछ ऐसा नहीं है। यकीन मानिए उनके पास इतना वक्त भी नहीं रहता कि आपकी फ़ाइल उठा के खोल के देखें भी। आप जाएंगे वाइवा देने, आप खुद ये चीज़ देखेंगे, फिर आके बोलिएगा कि मैम ने बिल्कुल सही कहा था। तो आप उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। वाइवा की बात रही, वाइवा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी 5-6 बच्चों में कॉमन पूछते हैं, यानी 5-6 बच्चों से सेम क्वेश्चन पूछ लेंगे, और वो भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो आप बता ही लोगे, थोड़ा बहुत तो बता लोगे, फिर भी 30 में 30 दे देंगे अगर आप थोड़ा बहुत उनके सामने बोल पा रहे हैं बस। बाकी नहीं भी बता पा रहे हैं तो आपका 25-26 नंबर या 27 नंबर, 26-25 किसी को नहीं मिलता, 26 से ऊपर ही सभी को मिल जाता है। तो क्यों 1-2 नंबर के लिए इतना परेशान होना। आप बाकी पोर्शन पे, अपने रिटन एग्ज़ाम पे तैयारी करिए, उस पर फोकस करिए, वो ना कटने पाए। तो कहने का इतना ही मतलब है कि प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। 100% में से 2 से 3% आप प्रैक्टिकल पे एफर्ट लगाइए, बाकी एफर्ट अपने प्रिपरेशन पे लगाइए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा क्या सावधानी आपको रखना है। अब तीसरा बात है, आपको रिवीजन की ज़रूरत है। आपने जो भी अब तक पढ़ा है उसे रिवीजन करिए, अब मल्टीपल टाइम रिवीजन, क्योंकि रिवीजन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आपका आंसर लिखने का तरीका सटीक होता जाता है। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे आपके आंसर उतने ही ज़्यादा प्योर और शुद्ध होते जाएंगे। तो लास्ट तक कोशिश करिए आपका रिवीजन मल्टीपल टाइम हो जाए, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन रटंतु ना रह जाए, सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो रिवीजन को ध्यान में रखना है। चौथी बात, ये भी सबसे अहम है, ज़्यादातर बच्चे बड़े बड़े सवाल जो होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कठिन लगते हैं, उन्हीं को रिवाइज करते हैं, आसान क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करते हैं। आसान क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। उनको यही लगता है ना कि ये कठिन वाला क्वेश्चन ही आ जाएगा, क्योंकि उन्हें इस टाइम वो नहीं आ रहा होता है, तो उनको लगता है एग्ज़ाम में यही बस आएगा, और यही भ्रम है। कभी कभी ऐसा होता है कि कठिन क्वेश्चन को रिवाइज करने के चक्कर में आसान क्वेश्चन को आप रिवाइज नहीं करते हैं, और ये आपका बिगेस्ट मिस्टेक है, क्योंकि वही आसान प्रश्न ना आपके लिए वहाँ पे कठिन बन जाता है, क्योंकि उसको आपने कभी रिवीजन नहीं किया, आपको तो आसान लग रहा था, एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन फंस जाता है। मैं एक केवल मैथ की बात नहीं कर रही हूँ, हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है। तो आप हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस देना सीखिए, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन कभी कभी आपको घायल कर देता है, ठीक है। जहाँ सुई काम कर सकती है वहाँ तलवार काम नहीं करता है। तो छोटे क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिए, इग्नोर मत करिए उसे भी। तो ये रहा आपका चौथा पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट जो सबसे ज़रूरी है, ऐसे बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं, अपने दोस्तों के लिए तैयार एकदम रहते हैं, जहाँ कह दिया चल दिए बस। तो अब 1-2 महीने बचा लो अपने लिए, क्योंकि कोई काम नहीं आएगा अगर तुम्हारा नंबर कम हो गया। तो अब इस टाइम सिर्फ खुद पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई के अलावा किसी को नहीं।
बहुत ज़रूरी ना हो तो किसी को ध्यान मत दो। ये 2 महीने अपने लिए निकाल दो, क्योंकि 2 महीने के बाद कोई नहीं पूछेगा अगर नंबर कम हो गया, सब यही कहेंगे तुम्हारी लापरवाही है। तो इस बात को भी ध्यान रखना। सबसे लास्ट बात, इस पे भी आपको ध्यान देना है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम फरवरी में स्टार्ट होगा, उसके ठीक पहले शादियों का सीज़न भी होता है। ठीक पहले शादी का सीज़न ही चलेगा, उस टाइम भी चलेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान रहता है, क्योंकि उस सीज़न में आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ज़्यादा रहती है। आप खुद इधर उधर शादियों में आने जाने के चक्कर में परेशान रहते हैं। तो अभी इन सब पे ब्रेक लगाओ। उन सब में आपका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप बच्चे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपके मम्मी पापा फैमिली मेम्बर्स को भेजिए, आप मत जाइए। क्योंकि अभी इस टाइम भी वही सीज़न चल रहा था, अभी स्टॉप हुआ है। इसके बाद एक बार एग्ज़ाम के पहले भी ये सीज़न आके आपका टाइम बर्बाद करने वाला है। तो यहाँ भी ध्यान दीजिए, इससे थोड़ा सा बचिए यहाँ जाने आने से। ठंडी जो इस चल रहा है, ठंडी में ही, ठंडी ख़त्म होते होते आपका पेपर भी शुरू होने वाला है। तो ठंडी लास्ट तक नहीं जाएगी पेपर तक। तो ठंडी की वजह से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठंडी में नींद बहुत ज़्यादा आता है, तो कोशिश करिए कि नींद से तो नहीं बच सकते, लेकिन आप कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आइए, थोड़ा रजाई से बाहर पढ़िए, गद्दे। तो ये कुछ बातें थी जिसको आपको ध्यान देना चाहिए अपने एग्ज़ाम में, अगर आप भी अपना टारगेट स्कोर अचीव करना चाहते हैं। जो भी मैंने बताया है सभी चीज़ें लगभग आप भी अपने लाइफ में फील कर रहे होंगे कि ये मिस्टेक आप भी कर रहे होंगे, कोई ना कोई गलती इसमें से आप कर रहे होंगे। चाहे प्रैक्टिकल वाली बात हो गई, चाहे आपका रिवीजन वाली बात हो गई, चाहे बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में भटकने वाली बात हो गई, तो कोई ना कोई गलती ज़रूर आप कर रहे होंगे। तो इसे सुधारिए। और अगर जितनी बातें मैंने बताई है, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो जितना आपने टारगेट किया है उससे 1-2% ज़्यादा ही पाओगे, कम नहीं पाओगे। फिर आके कहना कि मैम ने जो भी कहा था बिल्कुल सही कहा था। तो मुझे उम्मीद है आप इन सभी चीज़ों को समझे होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर टैग कर दीजिए, क्योंकि ये सभी के लिए यूजफुल है। और ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें से कोई ना कोई गलती ज़रूर कर रहे होंगे, तो वो भी ठीक कर लें। 2 महीने कैसे उनको अपने आप को मैनेज रखना है, ये वीडियो उनको हेल्प देगा, ताकि वो भी अपना टारगेट स्कोर अचीव कर सकें। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। मिलेंगे अगले। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।